खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वासिन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ। वासिन जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस में एक बार फिर से वर्टिकल स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है? देखिए, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की गतिविधियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं पार्टी के अंदर जी। उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वर्टिकल स्प्लिट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और इसके कई ऐसे संकेत हैं, कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। आज अगर हम नजर डालें कांग्रेस पार्टी के एक्टिविटीज पर, पार्टी हाई कमांड के काम करने के तौर तरीके पर, तो इस बात की पुष्टि होती है कि पार्टी हाई कमान की लचर कार्यशैली के चलते, पार्टी हाई कमान के ढीले ढाले रवैये के चलते, पार्टी हाई कमान की दूरदर्शिता के चलते पार्टी में लगातार असंतोष बढ़ रहा है और जो एक सीधा कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड्स के बीच में, उसी का नतीजा है कि एक एक करके जीते हुए राज्यों में भी या तो पार्टी की सरकारें गिर रही हैं, नहीं तो उन राज्यों के जो युवा नेतृत्व है जिनको आगे करके पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, तो वे पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जाने के लिए विवश है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और हम कह सकते हैं कि देश की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं या नया ध्रुवीकरण होता दिखाई दे रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी में इस तरह का वर्टिकल स्प्लिट की संभावना बन रही है। सबसे पहले तो इस तरह के पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ था पंडित नेहरू के टाइम में, लेकिन वह जो स्प्लिट था पंडित नेहरू के टाइम में, जो आजादी के तुरंत बाद कुछ वर्षों के अंदर ही हो गया था, उसका आधार वैचारिक था। उस समय के जो भी नेता थे, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या इस तरह के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो आजादी की लड़ाई मिलकर लड़े थे, लेकिन आजाद भारत के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में जिस तरह की सरकार चल रही थी, वो पंडित नेहरू की नीतियों को लेकर नाराज थे और इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग रहना मुनासिब समझा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के दौर तक आते आते जिस तरह से पार्टी में अधिनायक वादी प्रवृत्ति हावी होने लगी और इंदिरा गांधी का जो एक तरह से अधिनायक वादी या अथॉरिटेरियन जो उनका तरीका था काम करने का, वह पार्टी के अंदर तमाम पुराने नेताओं को मजबूर करने लगा कि वे घुटन महसूस करने लगे और इंदिरा गांधी खुद चाहती थी कि जितने वेटरन लीडर हैं जिनसे उनको भविष्य में राजनीतिक चुनौती मिल सकती थी, तो वे किसी पार्टी से बाहर चले जाएं। तो जब दोनों तरफ से टकराव बढ़ा यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में, तो इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे के कामराज को आगे करके एक एक करके उन सभी वेटरन कांग्रेस लीडर्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि भविष्य में उनके लिए चुनौती साबित हो सकते थे। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक संगठन पर और सरकार पर काबिज रही। फिर स्प्लिट हुआ जब जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था और उस आपातकाल लागू करने के बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने, कुछ लोग जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े और कुछ लोग अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ था। और आज जब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शायद आजाद भारत में सबसे अपने बुरे वक्त से गुजर रही है, तो उस समय फिर सीधा हम कह सकते हैं कि वर्टिकल स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है। राजीव गांधी के टाइम में भी कांग्रेस के तमाम बड़े लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए था।
और जो लोग उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ गए थे, वे लोग एक दौर में राजीव गांधी के सबसे करीबी लोग हुआ करते थे। वही लोग वीपी सिंह के साथ गए थे और जनमोर्चा बना के, और फिर बाद में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी जिसमें वे लोग मंत्री बने। आज भी जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं एक के बाद एक, वो ज्यादातर वे लोग हैं जो राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य हुआ करते थे। चाहे माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, या उनके समर्थन में जो लोग बोलने वाले हैं, मिलिंद देवड़ा से लेके और आपके कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा या जितिन प्रसाद, ये सब के सब एक दौर में राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, उनकी कोर टीम के सदस्य माने जाते थे। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी की इनडिसाइसिव पॉलिटिक्स के चलते, राहुल गांधी के एकला चलो राजनीति के चलते पूरी पार्टी चौराहे पर खड़ी है। पार्टी में जो सीनियर लोग हैं, न उनको समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य क्या है, और न जो यंग टर्क हैं उनको समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य क्या है। और यही कारण है कि दोनों तरफ निराशा है और दोनों तरफ अपने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके अनिश्चितता का माहौल है। और यही अनिश्चितता और पॉलिटिकल जो फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है, वो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट को जन्म दे रही है और वर्टिकल स्प्लिट के लिए माहौल बना रही है। तो इसका मतलब यही समझे कि सर कि यही आगे आने वाले दिनों में, या यूं कहें या अभी यही फिर देखने को मिल रहा है कि ये जो वर्टिकल स्प्लिट है, इसकी वजह से अब सभी अफसर और संपर्कों के दम पर ही फिर अब ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचना चाह रहे हैं, जिस तरीके से सचिन पायलट का केस देखें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखा जाए। देखिए, इसमें दो तरह की सिचुएशन है। पहला सिचुएशन तो ये है कि इस तरह के सिचुएशन पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। इस तरह का सिचुएशन पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार है। जब पिछले दिनों राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, जब पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो उस समय साफ तौर पर इन नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ा गया था। और जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आई, तो उस समय पुराने लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जोड़ तोड़ करके लॉबी बना के, और ये जो यंग टीम थी इनको दरकिनार किया गया। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती थी कि जिन यंग टीम को लेके वो चुनाव में गए थे, जिस यंग टीम ने मेहनत करके इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई, उस यंग टीम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते, उस यंग टीम के को ड्यू शेयर दिलाते, जो सत्ता से लेके संगठन में उनको ड्यू शेयर मिलना चाहिए। राहुल गांधी की चुप्पी, राहुल गांधी की हम कह सकते हैं कि तटस्थता कहीं न कहीं पार्टी पर भारी पड़ रही है, और जो राहुल गांधी का इनडिसाइसिव अप्रोच है वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है पार्टी को। राहुल गांधी की कार्यशैली से न तो उनके करीबी उनके साथ रह पा रहे हैं और न उनके विरोधी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए संगठन पूरी तरह से लीडरलेस है और संगठन में किसी भी तरह के दिशा देखने को नहीं मिल रही है। और इस वजह से पार्टी के नेताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में रैंक एंड फाइल तक पूरी तरह से निराशा है, मायूसी है, और ये सभी राज्यों में देखने को मिल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य उठा लीजिए जहाँ की एक दौर में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, उन सभी राज्यों में आज कांग्रेस पार्टी सबसे लचर हालत में दिखाई दे रही है। न कार्यकर्ता है, न संगठन है, न कहीं कोई दिशा है, न किसी तरह की कोई डायरेक्शन है, न लीडरशिप है। हर तरह से पार्टी डिफंक्ट और हैंडीकैप बनी नजर आ रही है। जी सर, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बात बहुत चल रही है दिन भर से कि सचिन पायलट को इतनी कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें, वो डिप्टी सीएम बन गए, उसके बावजूद अभी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी जो वो बहुत आगे तक थी, और ऐसे में जो चुनाव में जैसे अशोक गहलोत जो सीनियर लीडर थे, या फिर वहाँ पर कमलनाथ जो एक्सपीरियंस थे, इन लोगों को लाया गया, तो इतनी जल्दी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, उस समय यही पार्टी थी, इसी पार्टी ने, इसी लीडरशिप ने इन दो नौजवानों को दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी थी। यही लीडरशिप थी, यही पार्टी थी, इसी पार्टी के नेता थे कि इन दोनों नौजवानों को दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे थे।
तो उस समय क्या संगठन के लोगों को नहीं पता था कि सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र अभी कम है और कम उम्र के लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए? तब तो जनरेशनल चेंज की बात की जा रही थी, नई पीढ़ी को आगे लाने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की कमान है और राहुल गांधी की यंग टीम अब आगे आएगी और टेक ओवर करेगी कांग्रेस पार्टी को, और जो पुराने लोग हैं वे लोग पार्टी में मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। तो अब क्यों इस तरह की बात हो रही है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है। अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो परिवारवाद की शुरुआत तो गांधी परिवार से होती है। गांधी परिवार में 3 लोग हैं, तीनों के महत्वपूर्ण पदों पर। तो अगर गांधी परिवार का व्यक्ति परिवारवाद से ऊपर है और वो मेरिट के दम पर संगठन में 3 महत्वपूर्ण पदों पर है, तो बाकी लोगों में इस तरह की भावना तो आएगी कि वो भी अगर मेरिट में है, अगर उन्होंने मेहनत किया है, अगर उन्होंने संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना से काम किया है, तो उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कोई भी फार्मूला अगर लागू करना है तो ऊपर से नीचे तक लागू होता है जी। खाली एक व्यक्ति के लिए अलग फार्मूला, दूसरे के लिए अलग फार्मूला, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है पब्लिक लाइफ में। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और करना चाहेंगे क्योंकि राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो और राहुल गांधी को लेकर ही शुरू से ही पहले फिर जो चुनाव हुआ, फिर उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष पद से अलग किया, फिर तमाम जो चीजें चली देखा सबने कि बार बार वो मना करते रहे। तो क्या लग रहा है इस पार्टी में कोई आवाज भी नहीं उठा सकता, जिसकी वजह से ये अभी अध्यक्ष पद एक कह सकते हैं एंट्रीम अध्यक्ष बनी हुई है सोनिया गांधी, कोई अध्यक्ष भी नहीं है, जैसा कि आप कह रहे लीडर लेस चल रही है। तो फिर क्या ऐसा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है और इसी वजह से आज ये हालत हो रही है कांग्रेस की? देखिए, राहुल गांधी टेक्निकली बहुत प्रिविलेज्ड पोजीशन में है। राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का कोई चांस इसलिए नहीं है कि राहुल के पास कोई न तो सांगठनिक दायित्व है और न संवैधानिक दायित्व है। तो इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ तकनीकी तौर पर कोई बोल नहीं सकता। वो सीधे तौर पर संगठन के फैसले में न उनकी कोई राय है, न कोई सार्वजनिक करते हैं अपनी राय। परोक्ष रूप से भले ही उस संगठन को रिमोट से चला रहे हैं राहुल और प्रियंका, लेकिन तकनीकी तौर पर उनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी का ये फैसला है या राहुल गांधी ने के वजह से ये निर्णय हुआ है। तो इसलिए कोई सीधे तौर पर राहुल गांधी के बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी की अगर दुर्दशा हो रही है सांगठनिक तौर पर, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार है। राहुल गांधी की जो डीफोकस्ड पॉलिसीज है, जो राहुल गांधी की इनडिसाइसिव पर्सनालिटी है, राहुल गांधी एक तरफ तो हर चीज अपने कंट्रोल में चाहते हैं और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं। जब सरकार थी 10 साल यूपीए की, उस समय कई बार राहुल गांधी को कहा गया कि आप कैबिनेट में शामिल हो जाइए, अगर आप सरकार की नीतियों से असहमत हैं तो आप आइए और सरकार की जिम्मेदारी उठाइए और जवाबदेही लीजिए और आप अपने ढंग से अपना विभाग चलाइए, सरकार चलाइए। तो हर बार वो भाग गए। जिम्मेदारी लेने से वो सीधे तौर पर भागते हैं और रिमोट कंट्रोल से वो संगठन भी चलाना चाहते हैं, सरकार भी चलाना चाहते हैं। तो पब्लिक लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। राइट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक लाइफ में नहीं चलती है लंबे समय तक। अगर आप अधिकार चाहते हैं तो आपको जवाबदेह भी होना पड़ेगा, जनता के लिए भी, संगठन के लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी और समाज के लिए भी। तो राहुल गांधी की पर्सनालिटी में कहीं न कहीं कमी है। तो पावर सब चाहते हैं लेकिन जवाबदेही नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया वासन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।